हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई भी मन से कर रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग एक आईआईटी जेई मेंस का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। जेई मेंस का क्वेश्चन जैसे देखिए 29 जुलाई को ये 2022 में आया था, इसी को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। बस देखिए मेन कंसेप्ट आपका सही रहेगा ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते जाएगा। तो बच्चे आप लोग यही ध्यान में रखिएगा कि कंसेप्ट कैसे हर हाल में गेन हो। यदि आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो ये सब कुछ आपसे बनते जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यूनिट एंड डायमेंशन है। मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन से आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी पूछता है। इसको हर हाल में कर लेगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन रहेगा ये। कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेवल असर्शन सॉरी लेवल एज रीजन आर। असर्शन में देखिए क्या कहता है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a liquid drop depends on surface tension S if density of liquid is rho and radius of drop is r। radius of drop क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। ये रो है, डेंसिटी रो है। यहां पर ध्यान दीजिए इधर। फर्दर इसमें क्या कहता है, के इज डायमेंशनलेस। रीजन में क्या कहता है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट आरएचएस हैविंग डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ टाइम पीरियड। यदि आरएचएस का डायमेंशन और एलएचएस का डायमेंशन यदि सेम नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा ही नहीं। जब वैलिड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये टाइम की टी क्या है, टाइम पीरियड है, और के डायमेंशन लेस है। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल करके देखिए कि टाइम पीरियड के बराबर आता है कि नहीं। यदि आता है तो निश्चित रूप से ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर जाएगा, सरफेस टेंशन पर डिपेंड करेगा। यदि नहीं आता है तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप याद कीजिए यूनिट एंड डायमेंशन में जो आप एक यूज पढ़े होइएगा कि इन डिराइविंग फार्मूला उसका यूज में क्या आता था, फार्मूला को डिराइव करने में यूज किया जाता था। तो फार्मूला को डिराइव करने में यूज किया जाता था, तो उसी फार्मूला को ये डिराइव करता है जिसका कांस्टेंट का डायमेंशन यानी जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। नहीं होता है कहने का मतलब डायमेंशन लेस होना चाहिए। जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन लेस नहीं होगा उसको ये फार्मूला डिराइव नहीं कर पाता है, यानी उस फार्मूला को ये डिराइव नहीं कर पाता है। तो उसी फार्मूला को डिराइव करता है जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। जैसे देखें ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो डायमेंशन होता है, इसलिए F बराबर Gm1m2। इसको ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल G का डायमेंशन होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। तो डायमेंशनल मेथड उसी फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाता है जिसका कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कांस्टेंट का डायमेंशन 1 कर दिया, मतलब डायमेंशन लेस। इसका मतलब कि कांस्टेंट यहां पर डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशनल मेथड से फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। तो टाइम पीरियड को मान लेते हैं किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर, आर पर और सरफेस टेंशन पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना? तो यदि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन सेम हो जाता है तो निश्चित रूप से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन पर डिपेंड कर जाएगा कि नहीं, कर जाएगा। तो चलिए राइट साइड का डायमेंशन निकालिएगा, तो के का 1 हो जाएगा। रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर रो। रो क्या है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम ना। तो मास का होता है m और वॉल्यूम का एल क्यू, ऊपर जाएगा तो एल माइनस 3। तो यहां से एम एल माइनस 3, किसी को दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लिखेगा, आर की जगह लेंथ है तो क्यू हो जाएगा, और एस सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो होता है, फोर्स बाय लेंथ क्या देता है, सरफेस टेंशन देता है ना। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल से एल कैंसिल, तो एम टी माइनस 2 होता है बच्चों, बोलिए। और इसका पावर कितना दिया है, 3/2 दिया है। फर्दर इसको कितना लिख सकते हैं, m ऊपर तो m बच जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, m का पावर 3/2 और t का पावर 2 कैंसिल तो -3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए m का पावर ऊपर में घट जाएगा
तो कितना हो जाएगा, ऊपर पावर 1 है, नीचे 3/2, तो 3/2 1 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, m का पावर -½ हो जाएगा, और t के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए ये जिंदगी में कभी टाइम का डायमेंशन के बराबर आएगा? टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। क्लियर है ना? तो निश्चित रूप से ये टी के बराबर नहीं आएगा। यदि टी के बराबर आ जाता तब क्या हो जाता, टाइम पीरियड सरफेस पर टेंशन पर डिपेंड कर जाता। तो सरफेस टेंशन पर यदि डिपेंड कर जाता तो एसर्शन भी सही हो जाता, उसका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। तब फिर ऑप्शन बच्चों हो जाता ए। इसका मतलब यह स्टेटमेंट ये वाला जो है एसर्शन वाला क्या है, स्टेटमेंट ये आपका क्या है, फॉल्स है, गलत है ना। इसमें क्या कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पर तो यहाँ डिपेंड कर ही नहीं रहा, डिपेंड करता तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या जाता है, सेम आ जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए और बी, ए और आर दोनों क्या है, ट्रू है। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स वाला कौन ऑप्शन है, चले जाइए इस पे। ये फॉल्स वाला कौन ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। लेकिन रीजन करेक्ट है। रीजन में क्या कहता है कि जब लेफ्ट साइड का राइट साइड का डायमेंशन सेम होगा तो निश्चित रूप से वो क्या करता है, सरफेस टेंशन पर डिपेंड कर जाता है। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है, तो आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स में आपको मैं बता रहा हूं। चलिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Find the ratio of the times in which it is height h by 3 while going up and coming down respectively. क्लियर है ना? बोलिएगा तो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आपको। चलिए देखिए इधर, इसमें ध्यान दीजिए क्या कहता है कि जैसी किसी बॉल को आप प्रोजेक्ट कीजिएगा तो एक तो जाते वक्त सेम हाइट पर आएगा, एक आते वक्त होगा। यही मान लीजिए कि हाइट है, कितने हाइट है, ये आपको हाइट दे दिया है कितना, h/3। क्लियर है ना? तो यहां से यहां तक टाइम मान लीजिए कि t1 है, और यहां से यहां तक लेकर के टाइम देखिए t2। क्लियर है? जिसको मैंने क्या मान लिया, टाइम t2। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले यहां पर देखिए s बराबर ut प्लस हाफ h²। टाइम और h वाला फॉर्मूला यही होगा ना, s के जगह h/3 ut। यहाँ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, और एक्सलेशन क्या लीजिएगा, माइनस हो जाएगा, -½ GT²। यहाँ देखिए t का क्वाड्रेटिक आ रहा है। t का क्वाड्रेटिक मतलब t का 2 वैल्यू होगा। तो सेम हाइट के लिए t का 2 वैल्यू होगा, तो वही एक t1 दे देगा, दूसरा क्या दे देगा, t2 दे देगा। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं वहां से इसका 2 रूट्स निकलेगा, t1 एंड t2 निकल जाएगा, और दोनों का रेशियो कर लीजिएगा, वही आपका क्या दे देगा, आंसर दे देगा। कर लीजिएगा। तो t1 t2 निकाल करके दोनों का क्या कर देना है, रेशियो कर देना। चलिए, आप लोग आईआईटी का स्टूडेंट है, ये सोल्व कर लीजिएगा, केवल समझा दिए। तो बस एक ही बात दिमाग में रखना है कि देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जब भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो 5 इक्वेशन आप माइंड में रखिएगा। वो पांचों इक्वेशन से ही आपका बनेगा। कौन कौन सा 5 इक्वेशन है आप लोग को पता होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at²। और थर्ड इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2s। फोर्थ s बराबर u प्लस v/2 इंटू t होता है। और फिफ्थ में होता है Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n-1।
ऐसा होता है। अरे यार, क्लियर है ना। तो ये 5 इक्वेशन आप माइंड में रखिएगा, जब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होगा तो ये दिमाग में लाना है। क्लियर है। और वहां पर देखना है कि किसके किसके टर्म में है, उसी के टर्म वाला हम लोग इक्वेशन लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर टाइम और एच दिया हुआ है ये, तो उसके टर्म में लगा दिए। तो यहाँ से T1 T2 निकाल करके दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर रेशियो देखिए आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, तो उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निकाल लीजिएगा ना कि निकालते। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे ये है, इसको तो यार कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे आपको दिया हुआ है थर्ड नंबर, t बराबर √x + 4। एक तो काम कर सकते हैं कि इसको इधर ला करके रूट हटा करके कर सकते हैं, वो हटाइएगा, डायरेक्ट कीजिए ना। तो t का 1 टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो रूट वाला में मैंने बताया था कि जब भी रूट का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 ठोक दीजिए या जो है से छाप दीजिए। 1/2 लगा दीजिए, जो है से छाप देना है। आपको इंटरेस्टिंग एकदम बताया था कि जब भी रूट का कहीं भी निकालना हो तो 1/2 लगा दीजिए, जो है एज इट इज नीचे नोट कर देना है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और यहां पर एक और ध्यान दीजिए, इधर ऑपरेटर ऑपरेशन सेम नहीं है, तो ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर, और कांस्टेंट का क्या 0। मैंने ऑपरेटर ऑपरेशन करके आपको मैंने बहुत इंटरेस्टिंग करके आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना, उसको जा करके मेरा वीडियो में डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर dx/dt कितना हो जाएगा, 2√x। यही तो आपको फाइंड करना है। यहाँ से √x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, √x बच्चों निकालिएगा तो t-4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ t-4 पुट कर दीजिए। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि आपको t का वैल्यू दिया हुआ है कितना सेकंड, 4 सेकंड। यदि t का वैल्यू नहीं रहता, x का रहता, तब तो हम लोग डायरेक्ट उसी में पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर t का वैल्यू दे रहा है। क्लियर है। तो 2 × t के जगह 4 कितना हो जाएगा, 0 सेकंड। दिस इज द आंसर। आंसर हो गया आपका बी। क्लियर है। तो आप स्क्वायर करके भी किसी भी तरह डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो जब ये वैल्यू दिया रहेगा इतना पर क्या होगा, तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप किसी भी प्रोसेस से जाइए। लेकिन वही जब ये t बराबर 4 नहीं दिया रहता, तो अलग अलग प्रोसेस से जाते तो आपका वेरिएशन हो जाता है, आंसर में वेरिएशन हो जाता है। लेकिन फाइनली सबको सिंप्लीफाइड करते हैं ना, तो आंसर सेम आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो किसी भी प्रोसेस से आप कर सकते हैं, बहुत सारा उपाय है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ में क्या कहता है, जिसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग। फोर्थ में देखिए क्या कहता है, ए स्मूथ सर्कुलर ग्रुप हुआ है, लकड़ी का इस तरह बना हुआ है सर्कुलर, हैज ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। उसमें वॉल कैसा है, वर्टिकल है ऐसा। कहता है कि ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स अगेंस्ट द वॉल विथ ए स्पीड v, which of the following curves represent the correct relation between the normal reaction of on the block by the wall and a speed। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, आप खुद समझिए। अब यही ना वर्टिकल वॉल, अब ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो ये वाला क्या होगा, सेंटर की तरफ लगा रहा होगा, वही सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर बच्चों क्या क्या काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा, mv² भैया। अब कितना आसान क्वेश्चन है, एन और v के बीच ग्राफ पूछ रहा है। तो जब भी 2 वेरिएबल है और एक पर स्क्वायर है, एक पर पावर 1 है, यानी एक पर पावर 2 एक पर पावर 1, तो हर हाल में पैराबोलिक देगा। क्या देगा, पैराबोला। तो पैराबोला देगा, तो देखिए ना, ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक है। अब ये दोनों छट जाएगा, तब ये दोनों में कौन आंसर होगा। तो इसमें क्या करना है कि जिस पर ये स्क्वायर टर्म रहेगा ना, जिस पे स्क्वायर टर्म रहेगा उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। यानी v² बराबर 0 कीजिएगा, तो v बराबर 0 कौन सा एक्सिस, ये वाला एक्सिस दे देगा ना n का। ऐसा क्यों, क्योंकि आप
को मैंने बताया था कि ये x है ये y, तो x बराबर 0 मतलब कौन सा एक्सिस, x बराबर 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर, तो उल्टा सोचना है, ये y एक्सिस। लेकिन जब y बराबर 0 होता है तो क्या देता है, x एक्सिस बच्चों देता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, v बराबर 0 यानी v वाला नहीं होगा, ये एक्सिस नहीं लेना, ये लेंगे ना, जो लेते हैं x बराबर 0 तो y एक्सिस देता है, y 0 होता है तो x देता है, तो v 0 है तो ये वाला एक्सिस देगा, इसी के बाद सिमेट्रिक होगा, इधर भी डॉटेड कीजिएगा तो ऐसा होगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो पैराबोला बन जाएगा, इसी तरह का ना पैराबोला होता है, तो ये ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कितना होगा, ए नंबर। तो बहुत आसान है, विजिबल नहीं है क्या, विजिबल तो है। चलिए अब विजिबल होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है यार। यहां पर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E at an angle 60 degree to the horizontal. The kinetic energy of this ball at highest point. The highest point पर क्या होता है बोलिए, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, यू cos थीटा नहीं होता है, वेयर एंगल थीटा कहां से होता है, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन को पूछ रहा है, तो कितना आसान है, हाफ m u स्क्वायर, तो u की जगह u/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। इसमें कहता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E दिया हुआ है, तो इनिशियल काइनेटिक कितना हो जाएगा, E बराबर हाफ m u स्क्वायर, तो हाफ m u स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, तो ये क्या हो जाएगा, E/4, दिस इज द आंसर। देखिए कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। तो जे मेंस वाला क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, पहले जैसा आप IIT वाला नहीं रहता है, इसलिए आसानी से आप सोल्व कर सकते। चलिए देखिए नेक्स्ट 6 में देखिए, ये तो और थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। कहता है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ। तो आरसीएम बच्चे क्या जानते हैं आप, आरसीएम आप लोग पढ़े हुएगा, देखिए जब आर होता है ना तो यहाँ भी आर होता है, तो m1 r1 प्लस m2 r2 दो ही है ना, तो दो तक ही रखेंगे ऐसे, प्लस एंड सो ऑन होता है, डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। इसमें दिमाग क्या लगाना है, कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का कितना दिया हुआ है 1 kg, तो 1 से यार इसमें गुना कीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा, आई कैप एज इट इज रह जाएगा। अब दोनों को जोड़ करके टोटल मास से डिवाइड करना है, तो देखिए डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, ये तो डायरेक्ट हो गया, 1 से गुना की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना होगा, तो 3 3 जा 9 आ 1 माइनस 9 आ प्लस 1 माइनस 8 आई कैप, इसको आ जाइए 3 2 जा 6, तो माइनस 6 आ प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा। डायरेक्ट बनाना है, IIT का आप लोग स्टूडेंट है, जितना फास्ट बना सकते हैं। इसको देखिए 1 है, तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4 के कैप, और डिवाइडेड बाय कितना, m1 प्लस m2, मतलब दोनों मास जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आंसर हो गया। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कहता है कि सिमिलर टू मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर फॉर्म में ही तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में कौन सा ऑप्शन हो गया, यदि मैग्नीट्यूड पूछता था इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास
विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब कि किस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सिमिलर होगा। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट निकालिएगा, रूट अंडर -2 का स्क्वायर 4, तो डायरेक्ट कर देते हैं रूट, ये हो जाएगा 4 1 1 रूट 6। इसमें देखिए रूट 6 किसका आएगा, इसका आ रहा है क्या 4 और रूट 6 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका 4 4 8 नहीं आ रहा है, तो यही बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सॉरी बी नहीं, इसका 6 नहीं आ रहा है, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 1 रूट 14 हो जाएगा। ये कितना 1 अब 4 अब प्लस 1 रूट 6। देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड निकालिएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जानते ना है अंडर रूट आई वाला का स्क्वायर प्लस जे वाला का स्क्वायर प्लस के वाला का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर करता है, तो 4 1 5 1 6। तो कहता है कि इसी के सिमिलर किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ 4 वेक्टर है, ये वाला नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो मैग्नीट्यूड होगा, पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो किसके बराबर होगा, किस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो जिसका रूट 6 आएगा उसका होगा यार। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 6 आ रहा है ना रूट 6, इसका ज्यादा ना आ जाएगा, इसका 4 4 8 आ जाएगा रूट 8, इसका रूट 9 आ जाएगा, इसका रूट 9 और 4 13 और 1 14 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ये के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सेवंथ में कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल यू, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर रहिए ना, असर्शन रीजन पर डायरेक्ट रहिए। क्लोथ्स कंटेनिंग वाइल्ड फिश स्टेन्स कैनॉट बी क्लीन्ड बाय वाटर वॉश। कहता है कि जैसे ही आप तेल में डाल दीजिएगा ना कपड़ा को, तो वॉश नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, आप सिंपल देखिए ना, क्या कीजिएगा ना कि घर में जाइएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करने से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। बिना यार एक्सपेरिमेंट कर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है। घर में गिलास होगा ना, गिलास में पानी भर लीजिएगा, अब भरने के बाद इतना खाली रहने दीजिएगा, और ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, इतना ये नहीं थोड़ा सा तेल बर्बाद होगा, डाल दीजिए। अब तेल डालने के बाद वो वाटर का डेंसिटी है वो नीचे बैठा हुआ रहेगा, वो तेल जो है ना आपका ऊपर रहेगा, उस पर क्या कीजिएगा कि 1-2 ड्रॉप्स जो है ऊपर गिराइएगा, तो देखेगा ना कि स्फेरिकल ड्रॉप बना हुआ रहेगा, ऊपर में तेल के ऊपर गिराइएगा। तो ऐसे भी देखिए ना, कहीं भी आप तेल गिरा हुआ रहता है वहां पर पानी गिराइए तो वह स्फेरिकल बन जाता है। तो यहां पर देखिए वाटर सरफेस ऐसा है, और सॉरी वाइल सरफेस ऐसा है, ये वाइल है ना, और इस पर आप वाटर को रखे हैं, ये ड्रॉप इस तरह का बन जाएगा। तो जैसे ही ऐसा बनेगा तो हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या जानते हैं, इस पे टेंजेंट डालेंगे और इस पे टेंजेंट डालेंगे, यही एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा बनना है ना, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है 90 से बड़ा। अब इसमें देखिए क्या कहता है, रीजन में देखिए बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑयल एंड वाटर इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कहने का मतलब 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज कहने का मतलब क्या होता है 90 से बड़ा। तो ये सही तो रीजन आ रहा है, तो रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए ये था 7 8 नंबर देखिए। 8 में कहता है द लेंथ ऑफ वायर इज मेड डबल एंड रेडियस हाफ of its respective values. The Young's modulus of material of the wire will be, यंग्स मॉडुलस जो होता है मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, उसका लेंथ क्रॉस सेक्शन से उसको क्या मतलब है, ये तो सोचने का चीज है।
तो कहता है कि रिमेन सेम, वही तो आंसर हो गया। 8 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। क्यों ये हुआ पता चला? वायर को आप कितना में इलोंगेट कर दीजिए या कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9 में कहता है कि द टाइम पीरियड, अरे यार, द टाइम पीरियड of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। ऐसा क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं। चलिए देखिए, यही इंक्लाइंड प्लेन है। मैक्सिमम जितना हम थ्योरी में बताते हैं, देखिए सब वही क्वेश्चन जो है लगभग रिपीट रहता है। मतलब कि उसको क्या कहिए, थोड़ा बहुत का चेंजिंग रहता है, केवल डिजिट, बाकी सब सिमिलर। इस टाइप का भी क्वेश्चन बताए थे, इस टाइप का भी बताते हैं, बताया हुआ रहता है, ऐसा भी बताए हैं। चलिए देखिए इधर, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। यही मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन पर क्या है, कोई व्हीकल है, इसके कहता है कि रूप से क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। रूप से सस्पेंड किया जाएगा, यही होगा नहीं? ये एंगल बताइए कितना होगा? ये एंगल इंक्लिनेशन कर दिया कितना है, अल्फा, तो निश्चित रूप से ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एंगल निश्चित रूप से अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? यदि गाड़ी हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसा सब केस में हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा, mg। क्लियर है ना? ऊपर नीचे तो जाएगा ना, तो t बराबर mg। t बाई m जो देगा ना, यही g इफेक्टिव दे देता है। ये क्या देता है, g इफेक्टिव दे देता है। तो g इफेक्टिव यदि पता है तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी लिखते हैं ना, जी इफेक्टिव। तो सीधे दिमाग में लगाना है कि जी इफेक्टिव निकाल देना है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये क्या है, टी के जस्ट अपोजिट वाला कंपोनेंट लेना है, सॉरी टी का अपोजिट कर रहे हैं। ये जो है सरफेस के क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो इसका सरफेस ऐसा है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन हो जाएगा, ये वाला सरफेस का परपेंडिकुलर। तो जी कॉस अल्फा, तो इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी कॉस अल्फा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे सिमिलर कीजिए ना, सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, तो डायरेक्टली हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जी हम ले लेंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। 9 10 इसको भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज। मतलब कि r का वैल्यू जो है ना, लेस देन और इक्वल टू r है, मतलब सरफेस तक डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है, रो नॉट इंटू 3/4 माइनस r बाई r। लेकिन जीरो वैल्यू दिया है कब, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन r है। इसका मतलब समझ रहे हैं, r बड़ा कब होगा, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा कब होगा, जब बाहर में पॉइंट लाई करेगा। तो जब बाहर में पॉइंट लाई करेगा तो कहता है कि चार्ज जीरो है, निश्चित रूप से चार्ज जीरो है बाहर, इससे टेंशन नहीं ना है। अब r का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R होगा, मतलब सरफेस तक, तो डेंसिटी ये है। तो डेंसिटी देखिए, तो स्मॉल r का क्या है, फंक्शन है ना, मतलब कि स्मॉल r पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, जब भी वेरिएबल केस होता है, तो आपको मैंने बताया था कि पूरे फिजिक्स की बात की, जब भी वेरिएबल केस होगा तो दो ही पर दिमाग लगाना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन।
तो यहां पर हम लोग के क्या करना होगा, इसको एलिमेंट्री होलो स्फीयर में बहुत सारा कट कर सकते हैं कि नहीं। तो एक एलिमेंट्री होलो स्फीयर पर चार्ज कितना होगा, बहुत थोड़ा सा कहने का मतलब कितना, dq। और फिर एलिमेंट्री होलो स्फीयर लेंगे तो फिर dq। तो ऐसा dq सब चार्ज को यदि जोड़ देते हैं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा कि नहीं। जोड़ देते हैं मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो निश्चित रूप से यहाँ डिफ्रेंशिएट ना करके क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कहता है आपसे क्या कि वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ से स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे अच्छा है गॉसेस थ्योरम लगा दीजिए। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, डिफिनीशन के अनुसार फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, यही होता है ना। यहां पर आप ऐसा भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ये सर्कल बताता है क्लोज सरफेस। अब डायरेक्ट मतलब कि एरिया को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, एरिया को। सरफेस इंटीग्रल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। अब ये सर्कल ना भी दीजिएगा तो नो प्रॉब्लम, अब डायरेक्ट इतना लिखिए, कितना हो जाएगा, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। यही ना गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुसार क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो चाहे तो आप डिफिनीशन से फ्लक्स निकालिए या गॉसेस थ्योरम से निकालिए, दोनों अलग हो जाएगा कि सेम होगा, वही दोनों को बराबर कर दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा तो किधर होगा, अवे फ्रॉम, नहीं, क्लियर है। और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते हैं, तो एरिया वेक्टर और ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एरिया ds कहां तक, स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करना होगा, यानी इसको हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे 0 से लेकर के, इसको एक लाइन और लिख लीजिए पहले, उसके बाद कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ई ds की जगह कितना लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड इसका एरिया कितना हम लोग लिखेंगे, स्मॉल r है ना, तो 4 पाई r स्क्वायर। राइट साइड देखिए, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो cos 0 1 हो जाएगा। क्यू नेट, तो क्यू नेट कैसे निकालिएगा, ऊपर वाला हटा दें क्या, देखिए ना क्यू नेट कैसे निकालेगा, लिखना है तो लिख लीजिए इसको ऊपर वाला को। चलिए अब क्यू नेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले डी क्यू निकालिए। तो इसको छोटा छोटा ये रेडियस बढ़ाते हुए एलिमेंट्री होलो स्फीयर कंसीडर करते गए, कट करते गए, यानी एक ऐसा एलिमेंट्री होलो स्फीयर कट किया है स्मॉल r रेडियस का कि 4 पाई r स्क्वायर एरिया हो गया, और उसका थिकनेस से गुना कर दिए। थिकनेस कितना है होलो स्फीयर का, dr। तो ये वॉल्यूम हो गया। और रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसका। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो, तो इतना वॉल्यूम का चार्ज कितना, रो से गुना हो जाएगा, क्लियर है। और इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये चार्ज हो गया dq। dq सब को जोड़ देंगे तो मतलब इसको भी इंटीग्रेट करना होगा, तो 0 से ये क्या हो जाएगा, q नेट, और ये 0 से कहां तक, r तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और रो का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो रो का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, ये तो क्यू नेट हो जाएगा, और इधर 4 पाई, और रो के जगह हो जाएगा रो नॉट 3/4 स्मॉल r बाई r इंटू r स्क्वायर dr। इसी को इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके कहां तक, स्मॉल r कर लीजिएगा ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 पाई रो नॉट, क्यू नेट की जगह इसको बाहर कर दिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, r स्क्वायर से इसमें गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4
और आर क्यू अब बाई 3 पावर में जोड़ते हैं, इसमें क्या होगा आर क्यू, तो आर के पावर 4/4 बोलिए, और 0 से आर तक तो लिमिट पुट कीजिएगा तो देखिए ना, फाइनल आर पुट कीजिएगा तो सब आर हो जाएगा, 0 पुट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से 4 कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं, और 4 भी कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए, और आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो ई बराबर हो जाएगा 4/5 भी कैंसिल कर दीजिए, तो रो नॉट और आर स्क्वायर कॉमन कर लिए, और 4 को यहां निकालना दीजिए बाहर, यहां क्या बच जाएगा बोलिए, आर बच जाएगा माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, 4 तो बाहर कर दिए, और एप्सिलॉन नॉट को मैं यहां लिख दिया, ये फर्दर कितना हो जाएगा, इसको फर्दर सोल्व कीजिए, और इधर वाला आर स्क्वायर इधर डिवाइड कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना आर स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर था ना डिवाइड कर दिए, तो अब कितना बच जाएगा, जगह तो मेरे पास नहीं है, चलिए यहाँ पे, तो आपके पास हो जाएगा रो नॉट बाई 4 इप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो आर एक कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस आर बाई आर, ये रहा रो नॉट आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ जाएगा आपका कितना 1 माइनस आर बाई आर, आपका सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको आप, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिख रहा है ना ये, आप लोग मैथ का स्टूडेंट है, कर लीजिएगा इसको, नीचे थोड़ा सा ये कट रहा होगा, चलिए हो गया, देखिए अब क्लियर हो गया होगा, तो क्या देखें बहुत इजीली वे में बनते जा रहा है कि नहीं, तो आईआईटी निकालना काफ़ी आसान है, आप लोग इसको जम करके लगिए, आप लोग का मैथ है तो बहुत इजीली इसको कैलकुलेशन भी आप लोग कर लेते होइएगा, चलिए ठीक है आप लोग कर ले होइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर लिए ना, इसको देखिएगा इसमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर, मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है, तो कोई भी हम लोग मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है, कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर, तो सरफेस पर क्या होगा, पोटेंशियल सब जगह क्या होगा कांस्टेंट होगा, और अंदर में भी और सरफेस पर भी ईच पॉइंट पर क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अब याद कीजिए बताए थे कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है कंडक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर पास करता है, कैसा पास करता है परपेंडिकुलर पास करता है, बताया था ना कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर पास करता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है परपेंडिकुलर, जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है स्फेरिकल है, तो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स आया था तो अंदर में नहीं मिला था, याद है ना, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ऐसे आया था, देखिए ये परपेंडिकुलर सेंटर से जो भी लाइन डालते हैं ये क्या होता है परपेंडिकुलर रहता है, ऐसे निकला था, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो यहाँ पर भी जो है इस तरह परपेंडिकुलर बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए सरफेस क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो
लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे पास किया तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर होगा, इधर होगा, फिर ऐसे हो गया होगा। तो कहता है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर, जस्ट आउटसाइड लिखना है, ज्यादा दूर नहीं, जस्ट आउटसाइड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो इसका असर्शन सही है और रीजन भी सही है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोथ आर स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें तो केवल करेक्ट चुनना था, एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो मेटेलिक वायर है, are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of these wires respectively, then effective conductivity of combination. तो सीरीज में फ्रेंड्स कनेक्ट किया तो क्या लिखेगा, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखेगा कि नहीं बोलिए। और आर का फॉर्मूला जानते हैं रो एल बाई ए। कंडक्टिविटी और रो का क्या होता है रिलेशन, रेसिप्रोकल होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सिग्मा, तो इसके जगह क्या लिखेगा 1 बाई सिग्मा 1, और एल डायमेंशन तो सेम है 1 बाई सिग्मा 2 इंटू एल बाई ए। क्लियर है। और इसको क्या लिखेगा 1 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट, यही तो आपको निकालना है, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट बोलिए यहाँ पे। कितना हो जाएगा एल, कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा ना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ये दोनों रॉड को हटा करके एक ऐसा रॉड लगा दीजिए जो दोनों के बराबर अकेले काम करे, तो इक्विवेलेंट होगा कि नहीं। लेंथ इसका एल है, इसका एल, तो इसका 2L हो जाएगा, तो वही 2L लिखे हैं। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है यहाँ तक। अब दोनों तरफ से देखिए कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा, एल बाई एल कॉमन है, कैंसिल। तो 2 बाई सिग्मा ई इक्विवेलेंट 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर, बोलिए 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। कौन सा आंसर, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में कहता है कि एन अल्टरनेटिंग करंट, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ज्यादा लॉन्ग कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये कितना नंबर का था 12 नंबर, सब 1 से 2 लाइन में सोल्व हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला था कि नीट और IIT जेई मेंस का, नॉट एडवांस, जेई मेंस का क्वेश्चन और नेट का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, थोड़ा सा जेई मेंस वाला लेवल हाई होता है, थोड़ा सा। तो नीट वालों के लिए मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि जितना आपको नीट एग्जाम में पूछता है ना, उससे थोड़ा सा हाई लेवल बना लीजिए। तो जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइएगा, एकदम श्योर है, 100% आप उसको रेडी करके जाइए। जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक और नीट का क्वेश्चन बैंक, ये करके जाइए, आपको देखिए एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं कि उसको रट करके चल जाइएगा यार, फिजिक्स को रटना नहीं मारा जा सकता। यदि रट करके जाइएगा ना तो आपको एग्जाम में कोई काम नहीं करेगा। तो रट्टा नहीं मारना है आपको, एग्जाम में एक ही काम करेगा, कंसेप्ट। और क्वेश्चन यार ऊपर से लाएगा, हर एक साल लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। तो आप क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं केवल। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पेन कहाँ रखा गया जी। अच्छा चलिए देखिए, तो ये हम लोग का था। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में कहता है कि एन अल्टरनेटिंग करंट ई बराबर, आपको ई बराबर दिया हुआ है 13 में। देखिए
ई बराबर आपको दे दिया है 440 वोल्ट है और साइन 100πt, यही है ना। कहता है कि इज अप्लाइड टू द ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस, केवल यार इंडक्टेंस उसमें है ऑफ √2/π, मतलब एल का वैल्यू आपको दे दिया है √2/π हेनरी। इफ एन एसी अमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, देखिए एसी अमीटर कनेक्ट किया गया है मतलब क्या यार, आरएमएस वैल्यू को एसी मेजर करता है। किसको मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। तो आरएमएस वैल्यू जो आएगा करंट का वही आपका आंसर हो जाएगा, एसी अमीटर मेजर करेगा। कहता है कि इट्स रीडिंग विल बी, तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आरएमएस वैल्यू हमको निकालना है वोल्टेज का, तो पीक वैल्यू निकाल लीजिए। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए पहले तो रिएक्टेंस निकालना होगा। तो रिएक्टेंस क्या होता है इंडक्टर का? ओमेगा एल होता है। ओमेगा की जगह क्या जानते हैं? 2πf इंटू एल, या डायरेक्ट यहाँ टी का कोफिशिएंट ओमेगा देगा, तो ये करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से पुट कर दीजिए। टी का कोफिशिएंट क्या देगा? ओमेगा, तो 100π और एल के जगह हो जाएगा बच्चे, एल के जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड? √2/π, पाई से पाई कैंसल, तो 100√2 आ जाएगा। ये रहा आपका रिएक्टेंस। तो आपको पीक वैल्यू जो हो जाएगा E0 बराबर दिस बाय रिएक्टेंस, मतलब 440 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। ये करंट का पीक वैल्यू, सॉरी, ये करंट का पीक वैल्यू कितना हो जाएगा? I0, क्लियर है। और एसी अमीटर जो है करंट को मेजर करेगा। कौन सा करंट होगा? आरएमएस वैल्यू होगा। तो आरएमएस का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम? आई आरएमएस बराबर पीक वैल्यू बाई √2 होता है। कर लीजिएगा आप, एक्सेल का वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ √2 से भाग दीजिए, क्लियर है। यही आपका रीडिंग ऑफ अमीटर हो जाएगा। ये आपका रहा रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, क्लियर है ना। तो सोल्व कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, समझा दिए आपको। तो क्या देखें, बहुत आसान है कि नहीं? तो इसलिए इसका बचा हुआ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा। जो नहीं बनेगा आप कमेंट में डालिएगा, मैं बना दूंगा। अरे तो फिर टाइम दीजिएगा, इसको हम सोल्व कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा है दमदार क्वेश्चन, वैसे इसमें भी जान नहीं है। चलिए देख लीजिए कितना नंबर क्वेश्चन है, ये वाला 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है? देखिए क्वेश्चन भारी भरकम रहेगा दोस्तों, सॉल्यूशन भारी भरकम नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इफ ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, एल का वैल्यू देखिए, डेटा जरूर लिखिए, 1H और आपका R दिया हुआ है 100। यूनिट न भी लिखिएगा, सब एसआई में ध्यान में रखते रहिएगा कि एसआई यूनिट में है, तो यूनिट नहीं लिखना है एग्जाम में। बात समझ गए ना? क्योंकि टाइम टेकन होगा। अरे ओमेगा लिखने में टाइम लगेगा ना, जब एसआई में है तो काहे को लिखेंगे? डायरेक्ट आप फास्टली कैलकुलेशन कीजिए, डायरेक्ट क्या करना है? फास्टली कैलकुलेशन करते जाना। कहता है कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, डिटरमाइंड अप्रोक्सीमेटली। तो 6 वोल्ट बैटरी से क्या है? कनेक्टेड है, मतलब यही सर्किट होगा ना। ये इंडक्टर है और ये आपका क्या हो गया? बैटरी। कितना वोल्टेज का है? 6 वोल्ट।
चलिए देखिए इधर, शुरू में क्या होता है कि ये इंडक्टर है ना, करंट को अपोज करेगा। तो टी का वैल्यू 0 पर करंट सर्किट में क्या होता है, 0 होता है। टी का वैल्यू इन्फिनाइट पर मैक्सिमम करंट देगा कितना, ई बाई आर, यही जानते हैं ना। तो मैक्सिमम करंट आपका आई नॉट हो जाएगा ई बाई आर। बोलिए होगा कि नहीं। तो कहता है इसमें आगे कि द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द करंट एक्वायर्स द हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो होता है, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का काम करता है। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा ना आई नॉट, कितना एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब टी का वैल्यू कहाँ पे, इन्फिनाइट पे, जानते हैं ना। तो टी का वैल्यू इन्फिनाइट पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का काम करता है, वही कैपेसिटर होता है ना, तो ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब करंट का वैल्यू क्या आ जाता है, 0। और टी का वैल्यू 0 पर करंट क्या होता है, 0 होता है। तो आप लोग इक्वेशन ये जानते हैं, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है यार। टाउ बराबर होता है एल बाई आर, दिस इज द टाइम कांस्टेंट। वही आरसी सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम कांस्टेंट आरसी हो जाता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता है। तो कहता है कि टाइम elapsed before the current acquires half of its steady state। steady state वैल्यू यही होगा ना। तो इसका हाफ, आई की जगह हाफ पुट कर दीजिए, तो आई नॉट बाई 2, 1 माइनस ई टी, टाउ की जगह एल बाई आर है, तो एल बाई आर की जगह क्या पुट कीजिएगा, एल 1 है और ये 100 है, तो एल बाई 100 मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 पुट करना है। तो इसके जगह टाइम आपको दे दिया है, टाइम तो निकालना है 10 टू पावर माइनस 2, यही हो जाएगा ना। बोलिए ठीक है यहां तक। अब चलिए आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, इसको हम उठा के इधर ला रहे हैं, हाफ को उधर ले जाइए। तो ई के पावर माइनस, ये माइनस है, माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू टी, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2 नहीं, ये 1/2 है, 1/2। अब हमको यहां से टी निकालना है, बताइए निकल गया कि नहीं, बन गया क्वेश्चन। तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे मैं बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन एक आपको पूछने लायक था, ये भी आप थोड़ा सा ये फॉर्मूला आप याद रखते तो ये भी क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं था। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसको अब मैं फर्दर निकालने जा रहा हूं, इधर वाला इरेज कर सकता हूं। चलिए इसको देखिए, हाफ पावर हो गया। यहां पर क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इधर भी उधर भी। तो ई के पावर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू टी, इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो। अब क्या कर दीजिए, लॉग ले लीजिए। तो लॉग लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 टी बराबर ln2। तो यहां से टी बराबर 100 ln2 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। देखिए जब भी ln2 आप इसको ln को लॉग में कन्वर्ट करने या बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 2.303 से। क्लियर है, तो आप उसको गुना कर सकते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन में ही दे दिया ln2 का वैल्यू, तो करने का जरूरत नहीं है। नहीं देता तो हम लोग करते क्या, लिखते इसको, लिखते 2.303 लॉग, अब बेस हो जाएगा 10। जो भी लॉग टेबल में बेस, जो भी लॉग टेबल में जो दिया हुआ है वो सब बेस 10 पर दिया हुआ है। तो लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 0.301 होता है। इसके जगह पुट कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका इतना। लेकिन आपको ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये सब करने का आपको जरूरत नहीं। चलिए तो 100 में उससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 69 पॉइंट कितना, 3, 69.3 आ जाएगा।
ठीक है, चलिए ये वैल्यू ज्यादा आ गया। एक बार चेक कीजिए तो कहाँ पर गड़बड़ हुआ। चलिए देखिए इधर, इसको तो हम लोग निकाल में किए थे, हाफ हो गया था, और उसको उधर ले गए, इसको इधर लाए, तो 1 - 1/2, और टाउ की जगह हो गया 1 देखिए गलती हो गया ना, टाउ आया था आपका कितना, L/R ना था, तो L की जगह 1 था, ये 100 था, तो T/टाउ था, तो T/टाउ था तो 100 ना ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अरे भाई T/टाउ कीजिएगा तो T/1/100 ना होगा, तो 100 ना ऊपर गुना होगा, ये प्लस होगा जी, ये प्लस तो ये भी प्लस, क्लियर है। उसके बाद ये भी प्लस, उसके बाद ये भी प्लस, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। अब क्लियर है। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² है इंटू 0.693, यही है। तो 0.69 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 लगभग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 10⁻⁻² है इंटू 0.7, यानी 7 मिली सेकेंड। 7 मिली सेकेंड कौन कौन सा है, सी है और डी है, तो सी और डी में कोई सही होगा, तो यदि लग पर मारना है तो सी डी में ही मारना है, मान लेते हैं टाइम कम है और इतना तक बनाए तो छोड़ना नहीं है, मार देना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको आप लोग नोट कर लिए है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या कहता है आपको, नेक्स्ट कहता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल एट एन इंस्टेंट 50 मिलीसेकेंड आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। अब टाइम बच्चों कितना लेना है, 15 सेकेंड लेना है, 15 मिलीसेकेंड, सॉरी 15 मिलीसेकेंड लेना है, मिली मतलब 10⁻⁻3। तो कहता है कि उतना टाइम पर एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो सबसे पहले आई निकालना लीजिए। एनर्जी स्टोर का तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, हाफ LI²। आई निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, इतना टाइम पर पहले आई निकालिए, तो आई बराबर I0 इंटू 1 - e⁻⁻t/टाउ होता है, यही होता है ना। I0 का वैल्यू कितना आया था, तो आपको 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा हुआ था। I0 मैक्सिमम करंट 6/100, क्योंकि इस केस में क्या ये हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था ना, स्टेडी स्टेट करंट, तो कितना हो जाएगा, 6/100 इंटू 1 - कितना लिख सकते हैं, ई के पावर टी का वैल्यू हो जाएगा 15 मिलीसेकेंड -3 डिवाइडेड बाई L/R, टाउ की जगह हम क्या आया था, L/R मतलब 1/100, तो 1/100 की जगह तो कहाँ ऊपर ना चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.06 इंटू 1 - 100 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1.5, ई के पावर -1.5, क्लियर है। ई के पावर -3/2 का वैल्यू आपको दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.06 इंटू 1 - 0.25, इसका वैल्यू बच्चों दिया हुआ है, देखिए 1 डेटा में, 0.06 इंटू 0.75, यही हो जाएगा ना, क्लियर है। अब आपको निकालना है एनर्जी स्टोर, तो हाफ LI², L के जगह 1 है, I के जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, ये गुना कर दीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो इसको लिखिए ना, 75/100 लिख दीजिए। तो 75/100 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.06। अब 75/100, 25 से काटिए, 25 3 जा 75, यानी 3/4 दे देगा आपको। इसको भी काट दीजिए तो ये हो जाएगा 0.03, तो 0.09 डिवाइडेड बाई 2। देखिए बहुत आसान हो गया। तो 0.09 डिवाइडेड बाई 2, इसको कितना लिख सकते हैं, 9/200 के स्क्वायर कर दीजिए। नहीं, ये आपका आ जाएगा हाफ, 81 डिवाइडेड बाई 4, 10 टू द पावर -4। बोलिए कोई दिक्कत। ये 81 था और ये 8, तो लगभग कितना आ रहा है, लगभग 10 कीजिए ना, 8 है ना, अरे 80 मान के चलिए ना, अप्रॉक्स लिखिए 10 इंटू 10 टू पावर -4। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिली जूल। 1 मिली जूल इज the option is C is the correct option. C is the correct option. क्लियर है। तो ये थोड़ा सा लेम दे गया है, बाकी सब क्वेश्चन देखिए आसान था, और ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, बाकी सब ठीक था। तो क्या उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान है कि नहीं पेपर। बस जितना मैं, खाली इसलिए मैं बताया हूँ कि जितना मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, उससे बाहर आपको नहीं आएगा। और थ्योरी में जो हम क्वेश्चन बताते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको आप हर हाल में कर लीजिएगा। तो मेरा थ्योरी का क्वेश्चन और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक यदि आप ये करके जाते हैं तो हमको तो उम्मीद नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम जरूर एग्जाम में बन जाएगा। और एक एससी वर्मा बना लीजिएगा, आईआईटी वाले लोग एससी वर्मा बना लीजिए, और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन एक कोई बुक लेकर के चलिए, और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन एससी वर्मा और क्वेश्चन बैंक, इतना के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। रह गई एडवांस की बात, तो एडवांस के लिए मैंने बताया था कि हम इरोडोप का सॉल्यूशन करा देंगे। इरोडोप को कैसे उसको चुटकी में बनाएंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो कुछ सॉल्यूशन मैंने दिया भी हूँ, वीडियो में डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। बाकी जब आईआईटी का आप लोग एग्जाम दे लीजिएगा जेईई मेंस का, तो उसके बाद हम आपको मैं बताऊंगा कि इरोडोप के क्वेश्चन को कैसे इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बैंक या इरोडोप का सॉल्यूशन यदि आप कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपसे एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा। इरोडोप का सब क्वेश्चन नहीं करना, मेन क्वेश्चन जो है सोल्व कर लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। बाकी आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एडवांस का, और उसके बाद देखिए बहुत आसानी से आपको एग्जाम हो जाएगा। और नीट वाले जिनको नीट देना है वो भी आलतू फालतू मत पढ़िएगा, बस आप फिंगर टिप्स बनाइए, यदि आपके पास है तो वो बनाइए, नहीं तो आप एससी वर्मा थोड़ा सा बना लीजिएगा। तो थोड़ा टफ तो होगा, लेकिन आप बना लीजिएगा ना तो नीट वाला क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो नीट का क्वेश्चन बैंक, एससी वर्मा और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन, इसके अलावा एक लाइन बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपको बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। बाकी आप अदर पेपर पर आप कमांड रखिए, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। तो ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। एससी वर्मा नीट का क्वेश्चन बैंक, और हम लोग क्या करेंगे, एससी वर्मा का आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो आप लास्ट वाला छोड़ भी दीजिएगा 10 क्वेश्चन, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्या है कि एससी वर्मा पर आप प्रैक्टिस रखिएगा तो नीट वाला क्वेश्चन एकदम चुटकी में उड़ जाएगा। तो जितना सिलेबस में पूछता है थोड़ा लेवल हाई पढ़िए। जैसे आप मान करके चलिए सिंपल चीज कि आपको यूपीएससी निकालना है और आप दिमाग में रखे हुए हैं 3rd ग्रेड का कोई भी जॉब है, जैसे आपका
ये रेलवे का बहुत सारा आता है, उस पर आप दिमाग लगाइएगा तो क्या उम्मीद करते हैं आपको यूपीएससी कभी जिंदगी में होगा? नहीं होगा। और वो 3rd ग्रेड पर आप दिमाग लगाए हुए हैं तो उसी के अनुसार मेहनत भी कीजिएगा, वो भी आपसे नहीं होगा। और कोई कोई तो 4th ग्रेड पर दिमाग लगाया हुआ रहता है, तो क्या उम्मीद करते हैं? यूपीएससी तो दूर की बात है, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड सब दूर की बात है, वो 4th भी होगा कि नहीं उस पर भी शक है। लेकिन सब बच्चा यदि यूपीएससी के हिसाब से तैयारी कर रहा होगा तो निश्चित रूप से उसका 3rd और 4th ग्रेड जरूर हो जाएगा। इसलिए आप अपना एम को हाई रखिए ताकि आसानी से हो जाए। यानी आईआईटी नीट को ही छोटा बना दीजिए तो निश्चित रूप से हो जाएगा। छोटा कब बनेगा? जब उससे थोड़ा सा लेवल अपना हाई कर लीजिएगा। तो जिस लेवल से पूछता थोड़ा सा टीचर को हाई लेवल बताना बहुत जरूरी है, और हाई लेवल बच्चों को भी थोड़ा सा बनाना जरूरी है। यदि थोड़ा सा हाई बनाए हुए रहिएगा तो वो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ठीक है बच्चे, आज इतना ही, मिलते हैं। इसको और आगे आप सोल्व कीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।